गुड इवनिंग इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। कैसी चल रही है आप लोगों की क्लासेस? कल Good किया evening, आप लोगों ने काम? गुड इवनिंग। चलो, कैसे हो आप सब? अच्छे हैं मैम। बढ़िया मैम। अच्छे हैं मैम। कैसे पढ़ रहे हो? यस मैम। यस चलो, आप में से नोट्स कौन कौन बना रहा है? हैंड रेज कर देना इसी के ऊपर ही। विशाल, आप नहीं बना रहे? पूजा, रश्मि, मान्यता, हिमांशु बंसल, यस जो मैम। जो 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 बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो हैंड रेज करो। हरि केशव, मोहित कटानी, मानसी कंसल। जिनके हैंड्स डाउन है मैं मान के चलूंगी मैंने नोट्स नहीं बनाए। मान्यता और मोहित अभी भी रह गए। दोनों ने बनाए नहीं या सुन नहीं पा रहे मुझे? मैम एक लेक्चर के रह गए। एक के रह गए, ठीक है। और मोहित आपके? जिस जिस बच्चे ने नोट्स बनाए हैं वो हैंड रेज कर लो, जिसने नहीं बनाए। मोहित और अल्पना। यस मैम। अल्पना, आपने नोट्स बनाए हैं? यस मैम। चलो, मोहित हो नहीं क्या आप क्लास में? यस मैम। ठीक है, ओके। आपने बनाए हैं फिर नोट्स? यस मैम, बना रखे हैं। हैंड भी रेज नहीं किया, बता भी नहीं रहे हो। मैम उस वक्त ना हमने थोड़ा सुनाई नहीं दिया क्योंकि हम वाटर बॉटल फिल करने गए हुए थे। ओके, ठीक है, चलिए। तो अभी बच्चों आप लोग किस तरीके से नोट्स बना रहे हो? कुछ बच्चों के मैंने देखे हैं, अभी भी सब बच्चों ने मुझे नोट्स नहीं भेजे हैं। सब बच्चों के नोट्स नहीं आए मेरे पास। जिन बच्चों के आए हैं वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, और जिनके नहीं आए मुझे पता नहीं चल रहा कि वो कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आप लोग किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो, कुछ बताओगे? जिन्होंने मुझे भेज दिया वो मत बोलना, जिन्होंने नहीं भेजे वो बोलो। एक ओवरव्यू टाइप मैम। ओवरव्यू टाइप, ठीक मैं है। आप डेली पढ़ाते हो उसके उसके बेसिस पे जो मेन मेन बातें वो नोट कर लेते हैं। ठीक है, जो मेन मेन बातें हैं बेसिकली आप वो नोट करते हो। बाकी कैसे चल रहा है? बट इसी बाकी के में बुक मेन से बुक मैम चल रहा है। अभी भेजे हैं मैम, आप देख लेना मैम। ठीक है। आपको ना आज से एक काम ये करना है, आप ना 2 तरीके के नोट्स बनाओ। 2 तरीके के कैसे? एक तो जो अपनी लाइव क्लासेस चलती हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस चलती है ना, उसमें साथ साथ उसमें तो आप पूरा लिखते हो, जो भी क्लासेस का लिखा होगा और जो भी है आप एज इट इज कंटेंट लिखते हो पूरा। फिर एक बार आप मॉड्यूल रीड करते हो सभी मॉड्यूल रीड? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। लेक्चर के खत्म होते, मतलब जो अपने ये 5 चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, चैप्टर नंबर 1, इसके खत्म होते ही आपके 2 दिन लगातार एमसीक्यू टेस्ट हैं चैप्टर नंबर 1 का ही। तो जब एमसीक्यू टेस्ट होंगे ना, उसके अंदर आप सबकी वीडियोज ऑन होंगे और आप सबको आंसर करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मॉड्यूल लाइन टू लाइन पढ़ो, क्योंकि सारे के सारे जो टेस्ट आएंगे वो आपके मॉड्यूल से आएंगे। और एमसीक्यू प्रिपेयर करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है नोट्स बनाने का, क्या कि आपने लाइन पढ़ा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक पेज पढ़ा, उस पेज में ना बहुत सारी बकवास लिखी होती है और बहुत सारी काम की बातें भी होती है। तो जो बकवास लिखी होती है वो कट डाउन करके आप काम की बातें लिखते हो, जो कि आप नोट्स बना रहे हो, राइट? इसी तरह से बना रहे होगे अभी तक आप। सारी बकवास डिलीट करके काम वाली बातें लिख दी आपने। यस मैम। यस मैम। तो आपको नोट्स बनाने हैं उसको उससे भी शॉर्ट करना है, यानी कि एक आपने फुल फ्लेज नोट्स बना लिए, अब साथ में एक और छोटी सी डायरी टाइप लगाओ और आपको एक पूरे पेज को सिर्फ 3 या 4 लाइन में कवर करना है। उसको हैंडी नोट्स बोलते हैं हम, जो बहुत लास्ट में काम आते हैं हम लोगों के।
आज से प्रिपेयर करोगे तो लास्ट तक आपके सारे टॉपिक्स जो हैं उसके पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बनेंगे। सिर्फ आपको पॉइंट टू पॉइंट ही लिखना है कि एक चीज में क्या लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ना एक नोट्स बनाए हैं, वो मैं आपको शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो उसमें मैंने क्या किया था, आपके जो 2-3 लेक्चर है ना उसको बिल्कुल ही शॉर्ट डाउन कर दिया, पूरी चीजें लिखी नहीं मैंने। सिर्फ मुझे ये था कि पॉइंट दिखते ही ना मुझे सब कुछ समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या पढ़ाया था, क्यों पढ़ाया था। तो वो भी आपको ऐसे एक वर्ड देख के लिखना आना चाहिए। अब सबके ना लिखने का तरीका अलग होता है, किसी को किसी लैंग्वेज में समझ में आता है, किसी को किसी लैंग्वेज में। तो हर एक बच्चे को अपनी अपनी लैंग्वेज के नोट्स खुद बनाने चाहिए। चाहे आपको कुछ ही समझ में आता हो, हिंदी में कुछ भी लिखना हो, आपको किसी भी वर्ड से याद आता हो तो वही वर्ड लिखो, चाहे अच्छा वर्ड हो बुरा वर्ड हो, क्योंकि पढ़ने आपने ही है। वो नोट्स किसी और ने नहीं पढ़ने, ना ही आप मुझे पीडीएफ बनाकर भेजना, वो सिर्फ आपके प्रेफरेंस के लिए है, आपके याददाश्त के लिए है। क्योंकि बार बार एक ही कंटेंट को पूरा लंबे लंबे पढ़ना आसान नहीं होता। तो जो बच्चा शॉर्ट नोट्स बनाते हैं ना उसको लाइफ टाइम याद रहती हैं वो चीजें, और की पॉइंट्स याद रहते हैं, क्योंकि सारी बकवास याद रह भी नहीं सकती हमें। तो बकवास चीजों को कट डाउन करके हमें सिर्फ मेन चीजें याद रखनी, ठीक है। इस तरह से भी आप नोट्स बनाएंगे और ये नोट्स आपको काम आएगा उस दिन जिस दिन आपका एग्जाम होगा, यानी कि जब आप सारी चीजें पढ़ नहीं पाओगे, सिर्फ उसी दिन काम आएंगे नोट्स। आज बनाओगे तब तक रेडी होने के लिए आपको पूरा का पूरा ही 4-5 महीने लगेंगे। तो आज से शुरू हो जाओ उस काम पे। अच्छा, ये तो हो गया आपके नोट्स वाली बात। एक काम दिया था मैंने आपको 3rd चैप्टर पढ़ने के लिए। कौन कौन पढ़ रहा है ईमानदारी से? अच्छा, हम पढ़ 2 कंपनीज के बारे में पढ़ रहे हो? सारे बच्चे इकट्ठे भी बोल सकते हो पढ़ रहे हो तुम। 3rd चैप्टर है कौन सा मैम? 3rd चैप्टर है, उसके अंदर ना कुछ की कंपनीज है आपकी। तो उसमें आपको क्या है कि आपको 50-60 कंपनियों के नाम डाल रखे हैं, तो उस कंपनी के बारे में पढ़ना है आपको। ऑल्दो जब टाइम आएगा उस टॉपिक को कराने का तो करवाया जाएगा, बट मैं ये चाहती हूँ कि आप साथ साथ प्रिपेयर करते रहो उस चीज को। और डेली सिर्फ एक ही कंपनी उठानी है, सारा नहीं पढ़ना हमें, एक ही कंपनी पढ़नी है हमें डेली की। उसमें क्या है कि उस कंपनी का सीईओ कौन है, उस कंपनी को कब इनकॉर्पोरेट किया गया था, किस जगह पर इनकॉर्पोरेट हुई थी, और करंटली वो बिजनेस क्या कर रही है। इस तरह से है उस कंपनी के बारे में। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग डेली बेसिस पे सिर्फ एक कंपनी उठा के पढ़ो, क्योंकि जब मार्केट में जाओगे ना तो आपको वही चीजें बड़ी काम आने वाली है। कंपनियां ही नहीं पता होगी तो जॉब अप्लाई कहाँ करोगे? कंपनियां पता होंगी तो इजी होगा उसके लिए काम करना। और सारी की सारी आपकी टॉप मोस्ट कंपनी है, जैसे आपका अडानी ग्रुप हो गया, आपका एक्सिस बैंक हो गया, और इसके अलावा आपका एप्पल हो गया। ये सारी चीजें हैं जो उसके अंदर आपको पढ़नी है। इन कंपनीज के बारे में डिटेल्स है, नेस्ले हो गया आपका। तो जैसे ये पढ़ोगे तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा। जानी मानी कंपनीज है, सारी पहचानी हुई कंपनीज है, कुछ नई बातें भी पता चलेंगी इन सब के बारे में, ठीक है। जनरली बच्चे पेपर छोड़ देते हैं, ये 3rd चैप्टर हमेशा छोड़ा जाता है कि लास्ट में देखेंगे। और ये चैप्टर जो है वो आप लोगों के लिए बड़ा रेलिवेंट चैप्टर है। कंपनीज के बारे में तो पता होना ही चाहिए हमें, मार्केट की अवेयरनेस होनी चाहिए। और उसके बाद ये होता है कि आपके 7 से 8 नंबर सिक्योर भी रहते हैं इस चैप्टर के अंदर। तो मजे मजे में पढ़ो, ऐसे बर्डन लेके इकट्ठी 50-60 कंपनियां कराऊंगी तो हो भी नहीं पाएगा वो। तो मजे मजे में डेली एक कंपनी उसकी निकालते रहो। जो निकालेगा वो बेनिफिट में रहेगा, और जो इस बात को अनसुना करेगा वो बेनिफिट्स में नहीं रहेगा, ठीक है। चलो करें स्टार्ट टॉपिक के साथ। यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो हाँ जी मैम, जो अब हम नोटबुक प्रिपेयर कर रहे हैं मैम, हम तो उसमें भी वेरी शॉर्ट नोट्स ही बना रहे हैं, ऐसे ब्रीफ में तो कुछ भी नहीं लिख रहे। ब्रीफ में आप कुछ नहीं लिख रहे, आप लोग उसका आउटलाइन ही करते हो बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि आप जैसे मॉड्यूल पढ़ते हो, अब मैंने यहाँ पर बहुत सी चीजें लिखी होंगी, ठीक है। अब इसके अंदर से क्या है, एक तो अपने कीवर्ड्स उठा लिए, साथ में आप उसके थोड़े से लेंदी नोट्स भी बनाओ। मैं चाहती हूँ कि 2 तरीके के नोट्स बनाओ आप। एक तो बिल्कुल की पॉइंट्स वाले जो बिल्कुल हैंडी नोट्स हैं, और एक थोड़ा सा डिटेल्ड वर्जन उसका बनाओ। डिटेल्ड वर्जन में क्या होता है, जब आप सारी की सारी लाइनें लिखते हो ना तो आपके एमसीक्यू साथ साथ प्रिपेयर होते रहते हैं। और बस एक चैप्टर ऐसा बनाओ कि 2 पेज पढ़े और पूरे चैप्टर का ओवरव्यू कंप्लीट जो आप लोग बना रहे हो। तो कोई लोग क्या कर रहे हैं, कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहा और कोई लॉन्ग नोट्स नहीं बना रहा। दोनों जरूरी होता है पढ़ाई के लिए, दोनों के बिना नहीं काम चलता हमारा। चलो, हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, 4 ऑब्जेक्टिव्स क्लियर है, सबने पढ़ा बाद में? यस मैम। यस मैम। सोशल, लीगल, एथिकल या एनवायरमेंट। किसी को भी डाउट है किसी टॉपिक में? बताओ बच्चों। मैम कॉन्टीजेंसी का मतलब क्या होता है? कंटीजेंसी का मतलब होता है जो फिक्स नहीं है अभी अपना, मतलब
शायद ऐसा हो सकता है कि बाद में है ना वो हमारी लाइबिलिटी बन जाए, यानी कि जिसका भी होना पक्का नहीं है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कंटिंजेंट लाइबिलिटी अपने अकाउंट्स के अंदर +1 +2 में कंपनी यस अकाउंट्स। मैम, यस मैम, उसके अंदर जो एक कंपनी दूसरे पे क्लेम करती है पर कोर्ट में केस चल रहा होता है, हाँ, अभी मतलब पक्का उसमें नहीं है वो पक्का नहीं राइट। होता ना कि बेनिफिट आएगा नहीं आएगा, तो हम उसको आज पक्का नहीं मानते। मतलब क्या पता हो भी जाए, क्या पता ना भी हो। अगर हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो इसलिए हम उसको मान के नहीं चलते। जो अभी कंप्लीट मतलब कंफर्म नहीं है, पक्का नहीं है, उसको बोलते हैं कंटिंजेंट। चलो, इसके बाद हमने स्टार्ट किया था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। तो हम लोग ये पढ़ चुके थे कि उसके बीच में पीछे क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या कैसे कैसे करना है। हम लोगों को स्टार्ट करना था सोल प्रोप्राइटरशिप से, राइट। चलो, तो आप लोग भी बताओ सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है। जिसमें वन ओनर होता ओन है। बाय सिर्फ ओनली वन मेंबर हो। सिंगल ओन्ड होती है मैम। बोलो, उसकी सही बोल लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। लाइबिलिटी अनलिमिटेड। लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, यानी कि ऐसा प्रॉफिट उसी को मिलती। बिल्कुल ऐसा बिजनेस जिसमें एक ही बंदा सारे काम करता है, यानी कि वो एक क्या होता है, सुपर हीरो होता है हमारा, जिसको हम इकोनॉमिक हीरो भी बोलते हैं। अच्छा, किसी को पता है इसे इकोनॉमिक हीरो क्यों बोला जाता है? मैम क्योंकि मैम हमारी कंट्रीज में सबसे ज्यादा सोल प्रोप्राइटर्स मिले जाते हैं। बिल्कुल, हमारी कंट्रीज में सबसे ज्यादा जो जीडीपी में आता है, इंक्लूड होता है, जो प्राइस जो आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स इंक्लूड होते हैं, वो सबसे ज्यादा ये सोल प्रोप्राइटरशिप लेके आती है। इसीलिए इन्हें बोला जाता है कि ये क्या है हमारे, ये इकोनॉमिक हीरो है, क्योंकि ये जीडीपी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, यानी कि ये अकेले बंदे हैं जो इतना महत्वपूर्ण काम करते हैं। तो ये कैसे इंडिविजुअल हुए, ये लोकल बिजनेसमैन टाइप्स हैं या एंटरप्रेन्योर है? लोकल बिजनेसमैन होते हैं या एंटरप्रेन्योर होते हैं? दोनों ही होते हैं। लोकल बिजनेसमैन। लोकल बोथ मैम। दोनों। लोकल, दोनों ऑप्शन आ रहे हैं मेरे पास। कोई बच्चा बोल रहा है बोथ, कोई बच्चा बोल रहा है लोकल। क्या मैम लगता वो है? बोथ है, क्योंकि वो साइड में शॉप भी करते हैं, वो साथ में खुद की शॉप के एंटरप्रेन्योर भी होते हैं। बिल्कुल, वो बोथ हो सकते हैं। वो आपका लाला टाइप बिजनेस भी हो सकता है, और वो आपका जो आज करंटली चल रहा है एंटरप्रेन्योर, जो रिस्क लेता है, नए नए आइडियाज निकाल कर लेके आता है, तो वो क्या है, हमारा एंटरप्रेन्योर भी है और वो हमारा एक बिजनेसमैन भी है। यानी कि बिजनेस पर्सन और एंटरप्रेन्योर दोनों हो सकते हैं। इसीलिए इसे बोला गया है कि ऑटोनोमस इंडिविजुअल है। ऑटोनोमस का मतलब होता है जो ऑटोमेटिकली सारे काम कर देता है ना अपने मार्ग। तो वैसे ही हमारा जो इकोनॉमिक हीरो है वो अपने आप ही इतने अच्छे से अरेंज कर देता है, बिल्कुल मैजिकल सा लगता है। जो प्रोडक्शन अरेंज करता है, अपनी सारे के सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अरेंज करता है। अच्छा, इसको सबसे बड़ा फायदा क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप को जब ये बिजनेस करता है? हम सारा प्रॉफिट उसी को मिलता है। प्रॉफिट मैम। सारा प्रॉफिट इसकी पॉकेट में जाता है। लोग किसको पहचानते हैं? बिजनेस को पहचानते हैं, उस बंदे को पहचानते हैं जो इकोनॉमिक हीरो है। बिजनेसमैन को मैम, जो हीरो। बिजनेसमैन, यानी कि एक पर्सनल टच क्रिएट हो जाता है। इसीलिए इसको बोला गया था क्या, वन पर्सन बैंड बोला गया। वन पर्सन Army। बैंड, वन पर्सन आर्मी हम बोल सकते हैं इसे। ठीक है, और इसका एक और नाम है, इसको सोल ट्रेडर या प्रोप्राइटर भी बोला जाता है। यानी कि इसको बिजनेस पर्सन, एंटरप्रेन्योर, सोल ट्रेडर या प्रोप्राइटर बोला जा सकता है। इसका रजिस्ट्रेशन होता है कहीं? नो मैम। कंपल्सरी नहीं है। कंपल्सरी नहीं है, यानी कि रजिस्ट्रेशन होगा कहीं? करवा सकते हैं मैम। कहाँ करवा सकते हैं? आप शॉप अपने एक्ट के बिजनेस अकॉर्डिंग हो जाता के है। नाम का पेन बनवा सकते हो, शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंदर लाइसेंस ले सकते हो, वहां पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। तो इस तरह से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, बट कोई जरूरी नहीं है। वो भी इसलिए कि आपकी एंटिटी का नाम चले, आपकी एंटिटी के नाम पे बैंक अकाउंट खुल जाए। इसके लिए आप अपना पेन नंबर, टेन नंबर, जीएसटी नंबर, ये सब चीजें ले सकते हो। अदरवाइज इसको रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है जी, कोई जरूरत नहीं है। तो हम इसके फीचर्स पढ़ ले। चलो जी, ऑटोनॉमी ऑफ बीइंग वंस ओन बॉस, खुद का बॉस होता है क्या? इसके ऊपर कोई भी नहीं है? नो मैम। कोई कैसे होगा? अकेला ही बंदा है तो अकेला ही हैंडल करेगा ना। अच्छा, सोल प्रोप्राइटर ऑफ कैपिटल, अब कैपिटल भी अकेला लेके आए? यस मैम, क्योंकि प्रॉफिट वो खुद ले रहा है तो खानी है तो कैपिटल भी तो अकेले लगानी पड़ेगी, काम भी तो अकेले ही करना पड़ेगा आपको। चलो, नेक्स्ट है आपका विजिबिलिटी ऑफ द ऑनर एंड पर्सनलाइज्ड सर्विसेज।
क्या बोलता है कि ओनर दिखता है इसके अंदर। हम किसको जानते हैं? हम ओनर को डायरेक्टली जानते हैं, जो भी हमारे साथ बिजनेस कर रहे हैं। अब जब हम रिलायंस की सिम खरीदते हैं तो क्या हम मुकेश अंबानी से खरीदते हैं? नो मैम। नो मैम। बिजनेस को नहीं जानते। बिजनेस का जो ओनर है वो हमें दिखता नहीं है, हमें सिर्फ उसके बिजनेस में कंपनी का नाम दिखता है। लेकिन सोल प्रोप्राइटर में ऐसा नहीं होता, वहां पर हम ओनर से डायरेक्टली बातचीत कर सकते हैं, ओनर से मिलकर आते हैं। यानी कि जो हमारी सर्विसेज है वो कैसी मिलेंगी? हमें पर्सनलाइज सर्विसेज मिलेंगी। सोल बियरर ऑफ द रिस्क, अकेले सारे जो रिस्क आएंगे बिजनेस में, जो लॉसेस लगेंगे उनको अकेले हैंडल करेगा। अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या बोला होती है? मैम उसके घर Asset की भी सारी sold हो assets सकते पे हैं, liability बच्चे उसकी हैं। पर्सनल भी हो जाएगी। अब हमारे पास एक है भाई साहब हर्ष सिंगल, ठीक है। हर्ष सिंगल क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। और एक मैडम है हमारे पास रश्मि, ठीक है। अब रश्मि दीदी ने क्या किया? हर्ष सिंगल और रश्मि दीदी आपस में एक बड़े अच्छे बिजनेसमैन है। हर्ष सिंगल चाहता है कि मैं बिजनेस तो कर रहा हूँ, उसके बिजनेस में जो कैपिटल एसेट्स लगाई हुई है इन्होंने बिजनेस में, 5 लाख रुपए की एसेट्स डाली हुई है अपने बिजनेस में। अब इन्होंने बिजनेस को एक्सपेंड करना है अपने लेवल पे, और ये 5 लाख की कैपिटल वाले बिजनेस के लिए कितना 15 लाख रुपए का लोन ले लेते हैं। और ये कहां पर गए? हमारी कौन सी दीदी के पास गए? क्या नाम था उन दीदी का? रश्मि। रश्मि दीदी। अब ये रश्मि दीदी के पास गए, रश्मि दीदी को कहते हैं कि हमें 15 लाख रुपए का क्या चाहिए? लोन चाहिए। और रश्मि दीदी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, दे दो, ब्याज आएगा, मुझे तो ब्याज बड़ा अच्छा लगता है। अब ब्याज के लालच में इन्होंने 15 लाख का लोन दे दिया, और हर्ष भैया भी बड़े आराम से लिया है लोन। अब क्या हुआ? इन्होंने जब लोन लगाया ना बिजनेस में, जो बिजनेस सोचा था इनका उल्टा पड़ गया। उल्टा पड़ गया तो क्या हुआ? ये पैसा जो है इन्होंने लगा दिया था इधर उधर, लोग लेकर भाग गए पैसा। अब इनके बिजनेस के अंदर कैपिटल 5 लाख से बढ़कर 8 लाख रुपए का हो चुका है, लेकिन लोन कितने का था? 15 लाख का। अब हमारी रश्मि दीदी आई बाउंसर्स लेके, कहती मेरा पैसा वापस कर। अब हर्ष भैया क्या करें? क्योंकि मेरा बिजनेस रख ले, इसके अलावा तो मेरे पास कुछ है नहीं, जो था बिजनेस में लगा दिया, जितना मिले वो तेरा और जितना ना मिले वो तेरा लॉस। अब यहाँ पर रश्मि दीदी क्या करेंगी? मैम वो उनकी घर की Personal प्रॉपर्टीज assets, वगैरह के personal भी Personal पर्सनल assets असेट्स भी ले लेंगे। जो हमारे हर्ष भैया थे ना, उन्होंने गोल्ड चेन पहनी हुई थी गले में, रश्मि दीदी उतरवा सकती है वो? यस मैम। यस मैम। और गोल्ड की घड़ी पहनी हुई थी, गोल्ड रिंग थी, सब उतरवा सकती है। यस मैम। यस मैम। सब उतरवा सकते हैं। हर्ष भैया बोल नहीं सकते कि ये क्यों कर रहे हो, मेरे तो सारे कपड़े वपड़े सब ले गए, तुम मेरा घर भी ले गए। तो कुछ भी मना नहीं कर सकता हर्ष। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इन्होंने लोन लिया था, और वो भी कैसे फॉर्मेट पे, जहां पर इनको कोई सिक्योरिटी नहीं है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ही है कि तुम्हारे घर के बर्तन भांडे सब बिक जाएंगे अगर तुमने लॉस नहीं चुकाया, पैसा नहीं चुकाया। क्योंकि सामने वाले को तो अपना पैसा चाहिए, उसने दिया था। रश्मि कहेगी मैंने तो ब्याज के चक्कर में 15 लाख दिए, ना ब्याज आया ना असल आया, तो मैं तो क्या कर रही हूँ, मैं तेरा बिजनेस बेच दूंगी, घर बेच दूंगी, मुझे मेरे 15 लाख रुपए पूरे करने हैं। जब तक 15 लाख पूरे नहीं होंगे तब तक वो चैन से बैठेंगी नहीं। आपके पास एक भी रुपया बचा हुआ है तो वो 1 रुपया भी वो छीनने की हकदार है। आप मना नहीं कर सकते कि मेरा तो तूने सब कुछ ले लिया, आप तो छोड़ दे। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा अनलिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट। चलो नेक्स्ट क्या है हमारे पास? फेट एज गोइंग कंसर्न। फेट एज गोइंग कंसर्न, अच्छा आप जब अकाउंट्स बनाते थे तो उसमें पढ़ाते थे कि अकाउंट्स हमारे गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनते हैं? यस मैम। यस मैम। यस मैम। क्या होता है? मैम लंबे समय मैम तक चलते हैं। लंबे टाइम समय तक चलता है। कंटिन्यू कोई बेसिस फिक्स पीरियड नहीं है बिजनेस। कोई फिक्स्ड पीरियड नहीं है बिजनेस का। हम ये मानते हैं कि आज जो हम बिजनेस कर रहे हैं ना वो लंबे समय तक हमारे साथ रहेगा, यानी कि हमारा बिजनेस खत्म नहीं होगा, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा लगातार। इसी टर्म पे हम लोग बिजनेस करते हैं कि हमारा बिजनेस गोइंग कंसर्न होगा। अब सोल प्रोप्राइटर है, सोल प्रोप्राइटर को हम किससे जानते हैं? उसके ओनर के नाम से जानते हैं, ना कि कंपनी के नाम से। अब कंपनी का नाम तो क्या है? एक आपकी जैसे कि ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, वर्चुअल चीज है, वो तो खत्म नहीं होंगी, वो तो चलती रहेगी कंटिन्यू, चाहे आप तुम कंपनी की बिल्डिंग के ऊपर बम डाल के उड़ा दो, तो कंपनी की बिल्डिंग खत्म हुई ना, कंपनी का नाम तो खत्म नहीं हुआ। इसीलिए उस कंपनी को बोला जाता है कि वो गोइंग कंसर्न है, क्योंकि कंपनी के नाम की अपनी पहचान है। अब अगर आप बम डालोगे सोल प्रोप्राइटर पे, वो खत्म होगा कि नहीं होगा? या वो भी अमर पट्टा लेकर आया ऊपर से, वो खत्म नहीं होगा? खत्म हो जाएगा मैम। खत्म हो जाएगा। यानी कि जैसे ही सोल प्रोप्राइटर खत्म हुआ, अब इसका जो बिजनेस है जो इसने खोला था, जो लोग सिर्फ इस सोल प्रोप्राइटर को ही पहचानते थे, क्या आप उस दुकान से सामान लेंगे अगर वहां पे कोई और नो बैठा है? मैम। ले भी सकते हैं या नहीं भी ले सकते, वो नए
जो बिजनेसमैन है आपका नया जो शॉपकीपर है उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन क्योंकि वो पुराने बिजनेस ने अपना नाम बनाया हुआ था, उस सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस तो खत्म हो जाएगा। अब वो बिजनेस जो दोबारा स्टार्ट हुआ है उसी जगह पे वो एक नया बिजनेस है, पुराना तो है ही नहीं। तो यानी कि इसकी लिमिटेशन क्या है, जैसे ही सोल प्रोप्राइटर गया, सोल प्रोप्राइटर काफी बीमार हो गया या फिर उसकी डेथ हो गई, तो आपका बिजनेस भी खत्म। ठीक है, अब बिजनेस क्या होगा, आपका बिजनेस का ट्रांसफर हो सकता है? Yes, ma'am. Yes. Yes, yes, ma'am. यस मैम। बिजनेस ट्रांसफर हो सकता है। ट्रांसफर कैसे हो सकता है? बाय विल। आप अपनी विल बना लो। विल क्या होता है? एक टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट होता है अपना। टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट में क्या आप अपनी इच्छा लिख देते हो कि मेरे बाद ये मेरी प्रॉपर्टी किसके पास जाए। अच्छा ठीक है, आपने अपनी प्रॉपर्टी विल से ट्रांसफर कर दी अपने बच्चों के नाम। ठीक है, अब बच्चे अगर उस बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं तो वो उस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप की डेथ के बाद वो बिजनेस कब कंटिन्यू हो सकता है? जब उसके लीगल हायर्स वो बिजनेस करने के लिए क्या है? तैयार है। अगर उसके लीगल हायर्स बिजनेस करने के लिए तैयार नहीं है तो बंद हो जाएगा। नहीं होगा मैम, कंटिन्यू। तो बंद हो जाएगा। यानी कि बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए कोई ऑप्शन है हमारे पास? यस मैम। यस मैम, लीगल हायर्स बच्चे तैयार कर सकते हैं अपने आप को, उसके बच्चे उसके गले पर बैठ सकते हैं। अगर बच्चे बैठे हैं तो ठीक है, अगर बच्चे नहीं बैठे तो बंद हो जाएगा। मैम बेच किसी और देगा को दे बिजनेस दो। मैम, हाँ बताओ। मैम किसी और को नहीं दे सकता वो। बेच देगा मैम बिजनेस। बेच सकता है, लेकिन फिर वो नया ओनर बन गया ना, तो उसके नाम पे तो नहीं चलेगा। जैसे अब आप हो, अगर आपके सपोज किसी के भी फादर अगर बिजनेस करते हैं, आप अपने फादर के साथ जब बिजनेस में बैठते हो तो वो बिजनेस जो है आपके फादर के नाम से ही जाना जाता है, राइट। अगर आपके पापा शॉप पर नहीं भी बैठे तो भी आपके पापा का नाम चलता है वहां पे। लेकिन अगर वो आपकी जगह आपकी फैमिली मेंबर हो ही ना कोई, वहां पर कोई और हो, तब तो वो बिजनेस बिल्कुल चेंज हो गया ना। अनटिल अनलेस वो किसी ऐसे फॉर्मेट में ना हो जहां पर नाम दिखता है। गुडविल का जो बेनिफिट उठाते हो आप, वो एक डिफरेंट कंसेप्ट है। गुडविल जब आप देते हो तो उस कंपनी का नाम बिकने लगता है, तब आप उसको एक तरह से सेपरेट एंटिटी की तरह ट्रीट करने लग जाते हो। वो एक अपना ना जनरल कंसेप्ट है, वो इन फॉर्मेट्स के अंदर नहीं आता। उसमें क्या आप गुडविल का बेनिफिट उठाते हो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है वो, लेकिन ओनर चेंज हो जाता है। तो सोल प्रोप्राइटर का जो बिजनेस होता है ना, वो सिर्फ ओनर के साथ चलता है। ओनर वही है तो बिजनेस वही है, ओनर बदला तो बिजनेस चेंज हो गया, तो वो सेम बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं है, अब वो बिजनेस बदल चुका है। पहले वो सूरज का बिजनेस था, अब सूरज ने अपना बिजनेस हिमांशु को बेच दिया, अब वो हिमांशु का बिजनेस है। तो सूरज वाला बिजनेस क्या हुआ? बंद हो चुका है। बेच तो सकता है, बिल्कुल इसके पास राइट है बेचने का, कोई इसको रोक नहीं सकता बेचने से, लेकिन सूरज का बिजनेस खत्म हो गया, वो बिजनेस किसका हो गया? हिमांशु का हो गया। तो सूरज वाला प्रोप्राइटरशिप कैंसिल और हिमांशु का प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट। इस तरह से वर्क करेगा। अगर कोई लीगल डॉक्यूमेंट्री नहीं है तो किसके पास जाएगा बिजनेस एट द अगर टाइम ऑफ लीगल डेथ? डॉक्यूमेंट्री नहीं है मतलब एक बार थोड़ा सा क्लियर करके बताओ। लाइक इसमें लिखा हुआ है कि लाइक कोई भी एप्लीकेशन या लॉ के अकॉर्डिंग जाता है, और अगर कोई लीगल एप्लीकेशन नहीं है कि किसके पास जाएगा बिजनेस, तो डेथ के टाइम पे किसके पास जाएगा बिजनेस? डेथ के बाद जो हमारा अगर कुछ लिखा नहीं हुआ, यानी कि अपनी विल नहीं बनाई, तो उस टाइम पर हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट लग जाएगा। हिंदू सक्सेशन एक्ट क्या बोलता है? हिंदू सक्सेशन एक्ट बोलता है कि एक पिता की मृत्यु के बाद उसकी जितनी भी संपत्ति है उसके बच्चों में बांट दी जाती है। पहले उसमें डॉटर्स का नाम इंक्लूड नहीं था, बट अब उसके अंदर डॉटर्स का नाम भी इंक्लूड किया गया है। तो वो फिर आपका म्यूचुअल कंसेंट है कि आप किसके नाम पर उसको ट्रांसफर करना चाहोगे। अगर आप किसी एक बंदे के नाम पर ट्रांसफर नहीं करना चाहते तो सेकंड ऑप्शन क्या है? आप प्रॉपर्टी बेच दो, पैसे आपस में बांट लो। अब क्या होता है कि आप प्रॉपर्टी बेचना भी नहीं चाहते, आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर भी नहीं करना चाहते। इस कॉन्सेप्ट को अगर मैं लिंक करूं ना आपके साथ, आप एक चीज समझना, अगर समझ पाओ तो आप लोग। फॉर एग्जाम्पल, अब एक फैमिली है, उस फैमिली में आप अनडिवाइडेड तरीके से रह रहे हो, यानी कि ज्वाइंट फैमिली है आपकी। तो ज्वाइंट फैमिली में क्या हो सकता है? अब आपके पेरेंट्स की फॉर एग्जाम्पल डेथ हो गई है, दोनों ही चले गए हैं, अब वो जो प्रॉपर्टी है वो बच्चों में आ गई है। बच्चे बेचना भी नहीं चाहते, बच्चे उसको बेचना नहीं चाह रहे, और बच्चे ये चाह रहे हैं कि वो किसी ना किसी के नाम पे तो ट्रांसफर हो जाए, लेकिन एक के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर भी नहीं करवाना चाहते। ट्रस्ट नहीं है इतना उन दोनों को, कहते हैं कि बाद में इसका मन बदल गया तो प्रॉपर्टी लेने के बाद तो क्या करे उस प्रॉपर्टी को। तो वहां से इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए भी HUF का कॉन्सेप्ट आया था कि आप उस प्रॉपर्टी को तीनों में से किसी एक के नाम पे ना करके HUF के नाम पे रख लो, यानी कि हमारे बिजनेस के नाम पे रख लो कि हम अपने बिजनेस पे रखेंगे। तो वो HUF बिजनेस का जो इन्वॉल्वमेंट है वो वहां से स्टार्ट हुआ। अगर 2-3 बच्चे हैं तो 2-3 बच्चे कैसे बांटेंगे उस एक घर को?
घर को बांटना भी नहीं चाहते, उस घर को बिजनेस के रूप में यूज कर लो, आप उसके लिए HUF बना सकते हो। लेकिन वो पॉसिबल कब है? जब आप एक अनडिवाइडेड फैमिली है, और नहीं है तो आपको म्यूचुअल कंसेंट से करना पड़ेगा। लास्ट ऑप्शन ये है, घर बेचो और पैसा ले लेकर जाओ अपने घर। ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। नहीं, अगर नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा रिपीट कर सकती हूँ अलग तरीके से। आ गया मैम। आ गया? तो ये था हमारा कुछ सोल प्रोप्राइटरशिप का कंसेप्ट। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में हमें सिर्फ इतनी सी बातें ही पढ़नी है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप अराइज कैसे हो सकते हैं? जब भी आपका मन करे दुकान खोलने का, बिजनेस खोलने का, तब आप खोल सकते हो। रजिस्ट्रेशन कराना कोई जरूरी नहीं है, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, मिनिमम कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जितना आपका मन करे उतना इन्वेस्ट करो। जिस लेवल का बिजनेस खोलना चाहते हो उस लेवल का आप बिजनेस खोल सकते हो। डिसीजन लेने वाला अकेला बंदा है, तो डिसीजन कैसे आएगा? स्पीडी या स्लो? स्पीडी मैम। PD। बिल्कुल, एक ही बंदा पैसा लेके आएगा, एक ही बांटेगा, तो कोई ऐसा प्रॉफिट में मारा मारी भी नहीं है, आपकी कोई फाइट भी नहीं होनी कि प्रॉफिट किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, क्योंकि अकेला ही बंदा है खाने वाला। तो अकेला है तो अकेला सारा प्रॉफिट लेकर चला जाएगा। अच्छा, सोल प्रोप्राइटरशिप में एम्प्लॉय रखा जा सकता है? यस Yes, ma'am. यस मैम। रखा जा सकता है, यानी कि सोल प्रोप्राइटर सैलरी दे सकता है। Yes, ma'am. मैम यस मैम। चलो ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास HUF। HUF क्या होता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अच्छा, अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में इंक्लूड कौन कौन होता है? कौन इंक्लूड होगा? कर्तन को जो उस फैमिली के Personal साथ है generation. मैम। कौन इंक्लूड होगा? एक कर्तन family के को members। पार्टनर्स जो मैम, बाय एक बर्थ फैमिली उसके के पार्ट है मेंबर्स। मैम। हिंदी के नाम में इसका सॉल्यूशन है कौन इंक्लूड होगा। देखो, हिंदू पूरी family अनडिवाइडेड होगी। फैमिली, तो वो इंक्लूड होगा जो क्या है आपका हिंदू है। और हिंदू भी कैसा? जिसकी फैमिली कैसी है? अनडिवाइडेड। तो इसमें एक बात तो साफ है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस बनने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए? आपके पास पहली बात तो फैमिली होनी चाहिए, और वो भी कैसी? अनडिवाइडेड। और कौन सी रिलीजन की होनी चाहिए? आपकी फैमिली जो है वो हिंदू रिलीजन की होनी चाहिए। अभी जो हिंदू रिलीजन वाली फैमिली है ना, इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि कौन हिंदू है और कौन नहीं, कैसे डिसाइड किया जाए? क्योंकि हिंदू तो बहुत लोग लिख सकते हैं, जो यहाँ पे हिंदुस्तान में रहते हैं वो भी शायद अपने आप को हिंदू लिख देते हैं। तो अब ये हिंदू है क्या? तो हम लोगों ने इसके लिए हम एक्ट के पास गए। तो जब एक्ट के पास गए तो हम लोगों ने देखा, क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में किस किस को इंक्लूड किया गया है। ऐसी फैमिलीज को बुद्धिस्ट, जैन, तो जैन हो सकती है, बुद्धिस्ट हो सकती है, बुद्धिस्ट एंड सिखिज्म हो सकती है, पारसीज को भी इंक्लूड किया गया है HUF के अंदर। यानी कि आपके पास अगर MCQ आएगा तो MCQ में क्या पूछा जाएगा आपसे? किसको इंक्लूड करे और किसको ना करे। तो किसको इंक्लूड कर सकते हो आप जैन को इंक्लूड कर सकते हो, सिख को इंक्लूड कर सकते हो, और किसको इंक्लूड कर सकते हो आप? बुद्धिस्ट एंड पारसी। बुद्धिस्ट एंड पारसी। अब आपके पास क्वेश्चन जो है मोस्ट प्रोबेबली क्या आता है एग्जाम में? एग्जाम में आपको सारी चीजें सही दी होती हैं, बस एक वर्ड टिपिकल दिया होता है। क्या? एक बंदा था जो कि मुस्लिम था, या उसका नाम ऐसे लिखा होता है कि वो कवर्ड है अंडर द मोहम्मदन लॉ। इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आएगा, तो बाकी सारा क्वेश्चन सही होगा, आप उसको ट्रू करके आ जाओगे, क्योंकि सारी चीजें HUF से मैच करती हैं। कहाँ ध्यान नहीं जाता? उसके रिलीजन के ऊपर ध्यान नहीं जाता। तो ये चारों बातें जो है ना, इसको गांठ मार लो। कौन कौन इंक्लूड होगा? जैन, सिख, बुद्धिस्ट और पारसी। फैमिली भी कैसी होगी? जो कि अनडिवाइडेड फैमिली है। तो अनडिवाइडेड फैमिली में हमारे यहाँ पर किसको इंक्लूड किया गया है? किसको इंक्लूड किया गया है अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर हमारे यहाँ पर? बड़ी लेक्चर सुना था आप लोगों ने? यस मैम, जो 3 स्टेजेस बताया था आपने। 3 जनरेशन जो कि Three कॉमन generations. एंसेस्ट्री से हैं। कॉमन एंसेस्ट्री मतलब सेम पूर्वज थे उनके, एक ही पूर्वज के जो लोग होंगे वही माने जाएंगे कि आपके क्या हैं? आपके हैं HUF के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हो फ्रेंड भी मेरी फैमिली है, ऐसे तो फैमिली में हम बहुत लोगों को इंक्लूड कर लेते हैं, दूर दूर के रिलेटिव्स होते हैं, पता नहीं किसका क्या लगता है, हम जानते भी नहीं जिनको, उनको भी फैमिली बोल देते हैं। अगर उनके साथ आप बिजनेस करते हैं तो वो आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आप अपने इन लॉज के साथ अगर बिजनेस करते हैं, या फिर एग्जाम्पल एक हमारे पास मेल है और एक फीमेल है,
इन लोगों की अपनी अपनी कोई फैमिली भी थी इंडिविजुअल बिफोर मैरिज, तो बिफोर मैरिज जो उनकी फैमिलीज थी वो दोनों फैमिलीज आपस में मिलकर अगर बिजनेस करें तो क्या वो एचयूएफ क्रिएट कर सकती हैं? नो नो मैम। मैम। बिल्कुल नहीं कर सकती। यानी कि अगर दो फैमिलीज जो अलग अलग एंसेस्टर से हैं वो दोनों फैमिलीज मिलकर आपस में बिजनेस नहीं कर सकती। बहुत जरूरी है क्या होना आपका, अनडिवाइडेड होना, वो भी सेम एंसेस्टर्स के साथ। वही आपका एचयूएफ के अंदर वाइफ्स और डॉटर्स को भी इंक्लूड किया गया है, ये भी आपकी को पार्टनर्स होती हैं, इनको भी राइट मिले हैं आपके एचयूएफ के अंदर। अच्छा, एचयूएफ कैसे बनती है? ऑटोमेटिक बाय बार। एचयूएफ बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ किसी लड़की की मैरिज करनी है, यानी कि आपको मैरिज करनी है। जैसे ही आपने मैरिज की वैसे ही आपकी एचयूएफ बननी स्टार्ट हो जाती है। एचयूएफ को सही मायने में आपका जो रिकॉग्निशन है वो तब मिलता है जब आप एक्चुअल में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होते हो। यानी कि अभी दो लोगों की मैरिज हुई, अब वो दो लोग अगर सेपरेट रहते हैं अलग से ही, बस सिर्फ वो ही दो हैं, तो वो क्या भी अनडिवाइडेड फैमिली है? नहीं, वो सिर्फ एक फैमिली है। क्यों एक फैमिली है? क्योंकि अभी तक उनकी और कोई फैमिली बनी नहीं। अनडिवाइडेड तो बोल ही नहीं सकते ना, दो लोग हैं, हस्बैंड वाइफ है, वो तो साथ रहेंगे। चलो जी, अब वो दोनों हस्बैंड वाइफ थे, अब उन लोगों के क्या हुए, बच्चे पैदा हुए। अब वो जो बच्चे पैदा हुए वो भी उन लोगों की फैमिली का पार्ट है, तो वो लोग भी तो साथ में क्या है, रहेंगे। तो क्या हुआ हमारे पास, एक यहाँ पे कालू है, थोड़ा सा गलत हो गया कालू, चलो सिर्फ सर्कल सर्कल बना देती हूँ मैं। यहाँ पे कालू है, अब इन दोनों के मिलकर क्या हुए, यहाँ पर दो बच्चे हुए, ठीक है। अब ये लोग क्या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हैं? नो मैम, बिकॉज थर्ड जनरेशन ही है। थर्ड जनरेशन नहीं है, इन लोगों को तो साथ रहना ही है, इनकी मजबूरी है। अगर इनके साथ ये जो हमारे काला काली थे, इनके पेरेंट्स भी रहते हैं, इनके पेरेंट्स भी साथ रहते हैं, तो क्या अब ये फैमिली बनी एचयूएफ? यस मैम। अब ये एचयूएफ बन चुकी है। अब इसको आप एचयूएफ बिजनेस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। जो हमारा एचयूएफ बिजनेस है, क्या उस एचयूएफ बिजनेस को हमें कहीं पर वो डालना है, रजिस्टर करवाना है? नो मैम। पक्की बात है? मैम हाँ मैम वहाँ पे सिर्फ कालू के पेरेंट्स होंगे ना? हाँ, सिर्फ कालू के पेरेंट्स होंगे, काली के नहीं होंगे। काली के सास ससुर होंगे वो। मैम ये वाला एग्जांपल फिर से रिपीट कर दो एक बार। अभी मैं रिपीट करती हूँ, वेट। यहाँ पर क्या है हमारे पास, एक है हमारे पास कालू, ठीक है। अब कालू ने शादी की किससे, काली से। थोड़ी सी मेरी ड्राइंग ऐसी ही है तो ड्राइंग के ऊपर ध्यान ना देना, बस कालू काली पे ध्यान देना। अब ये है हमारी कालू काली, कालू को काली पसंद आई, इन्होंने शादी कर ली, ठीक है। इन्होंने शादी कर ली, सोचा कहते हैं हम एचयूएफ बनाएंगे। अब एचयूएफ बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, एक अभी शादी के बाद इनका एक बेटा पैदा हुआ, छोटू सा। अब ये जो बेटा है इनका, भी बेटा पैदा होने के बाद क्या ये एचयूएफ बन चुकी है? नो मैम। क्यों नहीं बने? क्योंकि इसके अंदर भी दो ही है, ये लोग तो साथ रहेंगे ही रहेंगे। अभी अनडिवाइडेड फैमिली थोड़ी है, अभी तो सिर्फ एक फैमिली है। अनडिवाइडेड कब होगी, जब ये एक्चुअल में डिवाइड ना हो। यानी कि कालू के पेरेंट्स, कालू के जो दो पेरेंट्स है वो भी अगर इनके साथ रहते हैं तो क्या है ये, तो एक अनडिवाइडेड फैमिली है। क्यों? क्योंकि दादा दादी हैं, फिर मम्मी पापा हो गए, फिर आपके जो ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं, यानी कि आपके जो काला काली के बेटा बेटी हैं वो भी साथ रहते हैं। तो ये क्या हुआ, एक लेयर बन गया। तीन फैमिलीज इसके अंदर हो गई, दो फैमिलीज हैं अभी तो, तीनों फैमिली बनी नहीं है। अगर इनके बच्चे भी अब होते हैं तो इस फैमिली के अंदर वो लोग भी क्या कहलाए जाएंगे, वो लोग भी एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्ट होंगे। अब बीच के अंदर क्या होता है कि अब मेंबर में कम, मेंबर में वो, क्योंकि ह्यूमन बींग्स हैं, किसी की डेथ कभी भी हो सकती है। एचयूएफ आप बिजनेस क्रिएट कर चुके हो, उसके बाद कोई भी मेंबर आ सकता है, कोई भी मेंबर जा सकता है, क्योंकि ये तो पार्ट ऑफ द लाइफ है, उससे अफेक्ट नहीं होता। बस एक सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि आप लोग सेपरेटली ना रहें, एक साथ रहें। एक साथ जब आप रहते हैं तो आप फॉर्म करते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। और इस तरह की जो फैमिली आप इन्वॉल्व करते हैं, इसको हमारा आईटी एक्ट मानता है, इनकम टैक्स एक्ट इसको रिकॉग्नाइज करता है। तो वो आपसे एज एन एचयूएफ ही टैक्स भरवाता है, एचयूएफ उस कैटेगरी के अंदर शामिल होता है। पूछता है वो आपसे, आप एचयूएफ हो, आप सोल प्रोप्राइटर हो, या फिर आप क्या हो।
आप कुछ कहना चाहते हो कुमकुम? मैम हाँ यस मैम मैम। मीन्स कि इसकी क्रिएशन के टाइम पे तीनों जनरेशन का लाइक अवेलेबल होना जरूरी है। बिल्कुल, एचयूएफ जब बनती है तो उस टाइम तो आप अनडिवाइडेड फैमिली होनी चाहिए ना। ओके मैम। तो मैम हम ये तो नहीं कह सकते खाली मैरिज से हो रही है तो हम फैमिली बनने के लिए आपका मैरिज का होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल आप अकेले ही हो, कोई फैमिली है ही नहीं आपकी, आप अभी जो एचयूएफ के अंदर पार्ट हो, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर एक आप अपना नाम बताओ, कौन है जिसने ये क्वेश्चन पूछा है कि मैरिज से तो नहीं कह सकते? हिमांशु मैम। हिमांशु। हिमांशु, बात क्या होती है कि अगर आप अभी अपने आप को एक एचयूएफ फैमिली का हिस्सा मानते हो तो जो एचयूएफ बिजनेस है वो किसका है? वो कभी ना कभी आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने स्टार्ट किया हुआ या क्या हुआ, तो अब आप उसके को पार्टनर्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे अब आपके नाम पे आपको एचयूएफ स्टार्ट करनी है तो आप किसी एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को क्रिएट करोगे। तो यानी कि जो भी बंदा एचयूएफ क्रिएट करना चाहता है उसके लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है? पहले उसे शादी करके अपनी फैमिली बढ़ानी है। जब वो फैमिली बढ़ाएगा तभी तो वो एचयूएफ क्रिएट कर सकता है। आपकी एचयूएफ जो क्रिएट की वो आपके पेरेंट्स ने की होगी, पेरेंट्स ने भी तो शादी की तभी जाके थर्ड जनरेशन आई ना। एचयूएफ क्रिएट करने में 3 जनरेशन तो चाहिए, 3 जनरेशन आएगी कैसे? जब मैरिज होगी, बिना मैरिज नहीं आ सकती। हाँ मैम, अगर एचयूएफ क्रिएट करने के टाइम पे 3 जनरेशन अवेलेबल हो लेकिन उसके बाद में किसी तरह से आपकी डेथ हो आवाज जाती थोड़ा है तो तेज बोलो, मतलब आ नहीं रही है क्लियरली, मैं सुन नहीं पा रही हूँ आपको। मैम एचयूएफ बनने के टाइम पे 3 जनरेशन नहीं, हो अभी भी लेकिन उसके नहीं आ रही है, तेज नहीं है आपकी आवाज, मैम क्लियर भी। एक्चुअली वो ये कह रही है कि अगर एचयूएफ बनाने के टाइम 3 जनरेशन है और उसके बाद एक जनरेशन की डेथ हो जाती है तो क्या वो कोई एचयूएफ बात कंसीडर होगी? अलाउड है, कंसीडर्ड है वो एचयूएफ आपकी क्रिएट जो हो चुकी है, क्योंकि आप हो तो एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का हिस्सा ना। वो ठीक है, पार्ट ऑफ द लाइफ है, वो चले गए बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपकी जो एचयूएफ है वो कंटिन्यूटी में रहेगी, क्योंकि आप लोग अपनी फैमिली तो डिवाइड नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल अब ऐसी सिचुएशंस आती है कि आपने फैमिली में पार्टीशन हो गया, आपसी झगड़े थे और आपसी झगड़ों में आपने फैमिली का बिल्कुल ही बंटवारा कर दिया, तब आपकी एचयूएफ खत्म। एचयूएफ है ही नहीं, क्योंकि आप अलग अलग रहकर तो काम कर रहे हो ना, अलग अलग एरियाज में काम कर रहे हो या अलग अलग तरह से बिजनेस कर रहे हो, तब आपका एचयूएफ खत्म हो चुका है, क्योंकि अब आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली रहे नहीं, आप डिवाइड हो चुके हो। आप डिवाइड नहीं होते हो तब आप एचयूएफ ही हो, क्योंकि अब बीच में कोई आ भी सकता है, कोई जा भी सकता है, जरूरी तो नहीं ना यही मेंबर्स रहेंगे। अब ये जो आपके इस काला काली के बच्चे थे, इनकी भी कभी शादियां होंगी, इनके भी और बच्चे होंगे, तो वो सारी की सारी जनरेशन उसमें इंक्लूड होती रहती है। एक जनरेशन जाएगी तो नई जनरेशन एड ऑन भी होती रहती है, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि सिर्फ डेथ हो रही है और बर्थ रेट कम हो गया आपकी फैमिली में, दोनों साथ साथ चलते हैं। और कुछ नहीं कह सकते उस चीजों को, अगर एक्सीडेंटली कुछ होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे क्रिएट हो गई तो हो गई। अच्छा, अभी और किसी को पूछना है इसके अंदर सेम चीज के लिए? यस यस बताइए। मैम, यहाँ पे आपने बोला कि इसने काला ने यहाँ पे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस स्टार्ट किया, तो मैम यहाँ पे करता कौन हुआ? कर्ता ये यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं, वैसे कर्ता होता है जो फैमिली का हेड होता है, यानी कि काला के पापा होंगे वैसे। लेकिन अगर काला चाहे तो वो भी कर्ता बन सकता है। यहाँ पर ऐसा एज फैक्टर नहीं है कि सिर्फ जो दादाजी हैं वही आपके कर्ता रहेंगे, काला भी बन सकता है। स्टार्ट तो काला नहीं किया है ना? स्टार्ट चाहे कोई भी करे। अब ये क्या है फिर, बिजनेस बना क्यों है? बिजनेस इसने स्टार्ट किया तो कर्ता यही बनेगा, क्योंकि ये चाहता है कि मेरे बिजनेस की सारी डिसीजन मेकिंग पावर मेरे पास रहे। हम कर्ता इसलिए बनाते हैं किसी बिजनेस का जो कि हेड रहे, हेड रहेगा तो वो अच्छे से डिसीजन ले पाएगा। तो हम अपनी फैमिली में से उसी इंसान को चूज करते हैं जो ज्यादा समझदार है, ज्यादा समझदार है उसी की चलती है फैमिली।